सम्यक अभियान के समन्वयक श्री भास्कर राव रोकड़े जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट रूप से उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय दिलीप मिश्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी, श्री सीधी विधानसभा प्रभारी श्री विनोद शर्मा जी से एवं उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि इंदिरा ज्योति जलाने का कष्ट करेंगे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको हम सब अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर इंदिरा ज्योति जलाने का कष्ट करेंगे। इंदिरा ज्योति यात्रा जो चल रही है उसके संबंध में चूँकि सारा विषय इस यात्रा के मुखिया डॉक्टर श्री भास्कर राव रोकड़े जी ही आप हम सब के बीच में रख पाएंगे, इसलिए थोड़ा क्रम को परिवर्तित करते हुए हम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि आप यहाँ अभिनंदन करेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा अपने अतिथियों के स्वागत के लिए। मैं तो माल्यार्पण कर दिया, लेकिन एक स्वागत भाषण होना चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली बजा के भास्कर रोकड़े जी का स्वागत करें। अब मैं हरिहर सोनी जी से चाहूँगा कि हमारे जिले में श्री भास्कर राव रोकड़े जी इंदिरा ज्योति यात्रा लेके आए हैं और उनके स्वागत में दो शब्द कहने का कष्ट करें। हरिहर सोनी जी। आज हमारे सीधी जिले में प्रवेश करते हुए इंदिरा ज्योति यात्रा को लेकर चलने वाले श्री भास्कर राव जी, मैं आपको सोनांचल की धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके द्वारा यह जो अलख जगाई जा रही है इंदिरा ज्योति यात्रा लेकर के, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में यह मील का पत्थर साबित होगा। जो भी आपकी विचारधारा है वह हम सबके बीच में साझा करेंगे। मैं अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आज जिस गर्मजोशी के साथ, जिस भावनात्मक रूप से सीधी जिले की सीमा से इंदिरा ज्योति यात्रा और चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया और इस स्वागत की व्यवस्था हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय ज्ञान सिंह जी ने किया। हम इस जिला कांग्रेस कमेटी के प्रति आभारी हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहरी में जहाँ पर पहली बार मतलब शुरुआत जहाँ से हुई, जहाँ स्वागत किया गया इस जिले की सीमा में, वहाँ लोगों ने इंदिरा जी के प्रति जो भाव व्यक्त किए, उससे मुझे लगा कि इंदिरा जी के क्रांतिकारी निर्णयों को जन जन तक पहुँचाने से न केवल बुजुर्ग लोग बल्कि अभी युवा जो कि 20-25 साल की उम्र के हैं वे भी बेहद प्रभावित हो रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अक्सर नकारात्मक बात आती है कि युवाओं ने इंदिरा जी के बारे में नहीं जाना, जबकि आज के युवा इतिहास पर भी नज़र डालते हैं। युवा प्रोग्रेसिव हैं। आज के इंदिरा ज्योति अभियान समारोह में पधारे हमारे सीधी जिले के प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी सतना के पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं सम्माननीय दिलीप मिश्रा जी, इस सीधी जिला विधानसभा क्षेत्र के सीधी के विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विनोद शर्मा जी, डॉक्टर विनोद शर्मा लिखते हैं कि विनोद शर्मा लिखते हैं? डॉक्टर विनोद शर्मा जी, क्योंकि वे डॉक्टर विनोद शर्मा कहने से मुझे ज़्यादा गर्व होगा क्योंकि ये पीएचडी होल्डर हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू व्यक्ति
श्री ज्ञान सिंह जी, हमारे सम्माननीय विनोद मिश्रा जी पार्षद हैं यहाँ के, और काफ़ी लंबे समय से मेरा इनका जुड़ाव रहा है, बातचीत होती रही है। आज के इस समारोह में उपस्थित सभी सम्माननीय बंधुओं, मेरी बहनों, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, इसको आप लोग कृपया भाषण न समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है, नेता आए भाषण दिए चले गए, और भाषण में उन्होंने क्या कहा, क्या संदेश दिया, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ, यदि आप भूल जा रहे हैं, याद नहीं है यहाँ से जाने के बाद में, तो मैं कहूँगा कि मैं पूर्ण रूपेण विफल हो गया। मेरी सफलता या विफलता आपके द्वारा भाषण की ग्राम्यता पर निर्भर करती है। तो मुझे विश्वास है कि आज जो बातें मैं रखने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद, मंथन करने के बाद, उसके क्रियान्वयन का संकल्प आप सभी लोगों का उसमें शामिल होगा। मेरा कहना सही है कि नहीं भाई ज्ञान सिंह जी? विश्वास कर सकता हूँ? मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश भर में रीवा का नाम बार बार लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि सम्यक अभियान जो 9 मुद्दों को लेकर शुरू हुआ, इसका शुभारंभ रीवा के पद्मधर पार्क से हुआ 2 मई 2022 को। और ये शुरुआत साधारण नहीं थी, ये शुरुआत एक चुनाव के समय में उत्पन्न परिस्थितियों के बाद हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में, चुनाव से ठीक 20 दिन पहले, मेरी कल्पना गलत नहीं थी कि यहाँ से सम्माननीय अजय सिंह राहुल जी चुनाव जीत जाएंगे और सतना से भी चुनाव जीत जाएंगे, जिनको जितना जो प्रत्याशी थे सब अच्छी घटना थी। यहाँ से तो हमने जीत गए माने थे सीट, ऐसी बहुत सारी सीटें थी। 14 से 18 सीटों पर हमने चुनाव जीतने की कल्पना किया था और हमारी तैयारी भी थी। अपेक्षाकृत हमारे प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत थे, ज़्यादा लोकप्रिय थे। बाद में भले ही चुनाव के बाद हम लोगों ने ईवीएम को दोष दिया, सब कुछ दोष दिया, लेकिन चूंकि ये कांग्रेस कार्यालय में हमारी सभा हो रही है, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईवीएम वगैरह ठीक है, तकनीकी दृष्टि से मैनिपुलेशन कुछ हद तक किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बड़ी भारी प्लानिंग, साजिश नहीं कहे हम, पहले उसको प्लानिंग कहे, एक बड़ी भारी प्लानिंग आरएसएस ने की, आरएसएस के नीतिकारों ने किया। कांग्रेस के समय भी महिला समूह हुआ करते थे, महिलाओं की उपस्थिति मेरे ख्याल से है, तो महिला समूह कांग्रेस के समय भी हुआ करते थे। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वह पहल थी। लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी, तो 2016 में 2 लोग आरएसएस के रणनीतिकार सामने आए और महिलाओं पर केंद्रित उन्होंने काम करना शुरू किया। और वो काम करना क्या शुरू किया? माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम के साथ में महिला समूह बनाए गए। निम्न मध्यम आय वर्ग की महिलाएं, उनका परिवार महिलाओं पर ज्यादा केंद्रित होता है। महिलाएं घर का प्रबंधन करती है और पहले भी आसपास पड़ोस से सहयोग लेकर समय आने पर आपस में आदान प्रदान करके घर चलाने की पद्धति रही है। कैसे कर्ज लिया जाता है, कैसे कर्ज का भुगतान किया जाता है, वे भली भांति जानती हैं। और साहूकारी पद्धति का सिस्टम पहले था, उससे प्रायः ये निम्न व निम्न मध्यम वर्ग के परिवार दुखी थे। तो क्या हुआ?
इन्होंने महिला समूह बनाने का निर्णय लिया। उसमें निम्न व निम्न मध्यम क्या बल्कि उच्च मध्यम वर्ग की भी महिलाएं जुड़ गई और थोड़ी उच्च वर्ग की है तो उसको अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या सचिव आदि बना दिया गया। महिलाओं के समूह बने। 20 से 40 महिलाओं के बीच में एक उनका समन्वयक बना, जिसको सब लोग सर के नाम से जानती है, महिलाएं सर कहती है उनको। और वो 22 प्राइवेट बैंकों को लेकर माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम बना। अगर एक बार फ्रिज के लिए किसी ने फाइनेंस करा लिया तो दूसरी बार वॉशिंग मशीन के लिए करा लेंगे। पति को मोटरसाइकिल चाहिए तो उसके लिए करा लेंगे। लड़के को चाहिए, लड़के की फीस का समय आ गया तो वो फाइनेंस करा लेंगे। एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया और फाइनेंस करने के बाद में जब वो अदा होने लगे और अदा वसूली का बड़ा जोरदार सिस्टम, वो महिलाएं या उसमें जिम्मेदार बन गई, वो महिलाएं ही वसूल कर लेती है। जिनके घर में संपन्न वर्ग के लोग हैं वहाँ महिलाएं या पुरुष काम करते हैं। तो एक तारीख उन्होंने तय किया, साहब 14 तारीख को चाहिए हमको वेतन। उन्होंने बोला नहीं आप 2 दिन बाद लेना। नहीं साहब हमको समूह का पैसा देना है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है? आप लोग सामने आइए बात ये, मैं उस समूह का पैसा देना है ये कहते हैं। और ये जो पन्ना प्रभारी बनाए गए, वहाँ महिला समूह के माध्यम से ट्रेस किया गया कि किस परिवार की कौन महिला इस समूह से जुड़ी है और उस महिला के परिवार में कितने वोटर हैं। चुनाव के समय 500 रुपए प्रति वोटर उस महिला के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था ऐन चुनाव के टाइम में की गई, जो कि पिछले दरवाजे से। ये साधारण बात नहीं थी। अगर पुरुष को पैसा मिलता तो हो सकता है कि पी के छोड़ देता, लेकिन महिला को मिला और महिला बड़ी वचनबद्ध होती है। उन्होंने कहा कि हमको उसी माइक्रो फाइनेंस सिस्टम समूह के तहत जब भी जरूरत पड़ती है तो फाइनेंस हो जाता है, कर्ज मिल जाता है। और उन्होंने वोट डालने के लिए भी पैसा दिया है, इसलिए हम वोट उन्हीं को देंगे। ये सिस्टम बना। मुझे 20 दिन पहले चुनाव की ये जानकारी मिली। पहले जो 14 से 18 सीटों पर चुनाव जीतने का पूरा दम्भ था मेरा, मुझे विश्वास था। मैंने अचानक कमलनाथ जी को फोन किया कि आप कहाँ हैं। उन्होंने बताया वो चंबल की यात्रा पे थे। मैंने कहा कुछ धोखा हो रहा है हमारे साथ में, कुछ महिला समूह के माध्यम से बड़ी चीज हो रही है। आप थोड़ा सा छिंदवाड़ा को हेडक्वार्टर बनाइए और वहीं से पूरे प्रदेश में आना जाना शुरू करिए। कम से कम रात के रात में भी आ रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आप, उन्होंने कहा ऐसा क्या लगने लगा आपको? आप तो बोल रहे थे कि 14 से 18 सीटें हम आराम से जीत रहे हैं। मैंने बोला नहीं, डाउट हो गया है। जो सिस्टम उन्होंने तैयार किया है उसकी कार्ड अभी हमारे पास में नहीं है। हो सकती थी क्या तत्काल में कार्ड? बताइए आप लोग, पॉसिबल था क्या? भाई उनका सब सिस्टम बना हुआ था, महिलाओं का बराबर चयन था, महिलाएं समूह से जुड़ी थी, उसकी कार्ड हमारे पास में नहीं थी। और चुनाव परिणाम जब आया तो जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। उसके बाद 2020 में हमारी सरकार गिर गई। मैं बहुत चिंतित हुआ। जो उपचुनाव आए, एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोट करने तैयार थे वोटर। कोई भी सर्वे कराता तो यही चीज आती। जितनी सीटें उन लोगों ने बिकने के कारण में जो सीटों में उपचुनाव हो रहा था, वहां पर बिल्कुल वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। रहा 500 का सवाल 2000 में बदल गया और 2-2000 रुपए उन महिला समूह के माध्यम से प्रति वोटर भिजवा दिए गए। मुझे यहाँ राम लखन सिंह पटेल है सतना के, रामपुर बघेलान के, वो अनूपपुर तरफ गए थे तो उन्होंने बताया सर यहाँ तो 2-2000 रुपये देने की बात आ रही है। मैंने बोला हाँ मुझे जानकारी है, बस भावनात्मक कारणों से जो सीटें हम जीतेंगे वही एक कारण है, बाकी पैसों का खेल तो बड़ा हो गया है। तो ये सिस्टम बहुत तगड़ा हो गया। उसी समय मैंने, कोरोना का दौर आ गया था, आरएसएस मुख्यालय में इन बातों की छानबीन करने के लिए जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने ये लाडली बहना वगैरह योजना, ऐसी प्लानिंग बहुत पहले बना ली है। बड़ा भ्रम है लोगों को, ये पहले हमने योजना बना लिया था, हमारी योजनाओं की चोरी हो गई। नहीं, कांग्रेस कभी भी बिना काम के पैसे दे करके और वोटर्स को अपने पक्ष में करने के मूड में नहीं रही है। कांग्रेस की कभी ये पॉलिसी नहीं रही। कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी रही है कि जिस वर्ग को हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बने। ये कांग्रेस की नीति रही है। लेकिन महिला समूह के माध्यम से ऐसा करने वाले हैं, ये मुझे जानकारी मिल गई थी।
मैंने कुछ वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी किया, लेकिन ताबड़तोड़ कई चीज़ें नहीं हो पाई। मैंने सोचा यदि महिला समूहों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से राजनीतिक सुरक्षा अपने लिए प्राप्त करने का प्रयास बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक गांव में अगर 100 घर हैं तो 100 घर में से 80 घर ऐसे हैं जहां पर एक कम से कम शिक्षित बेरोजगार युवा है या नहीं है। और जिस परिवार में एक शिक्षित बेरोजगार युवा होता है, उसके परिवार के केवल वो बच्चा नहीं परेशान होता, माता पिता चाचा चाची परिवार के जितने लोग हैं सब परेशान होते हैं। रात दिन एक ही कल्पना करते हैं कि इस बच्चे को नौकरी लग जाए तो हमारा सुधार हो जाए, हमारा जीवन स्तर सुधर जाए। लेकिन सारे आउटसोर्सिंग प्रणाली के माध्यम से दलालों के हवाले सिस्टम कर दिया गया है। हमारे बच्चों को अगर नौकरी भी मिलती है तो दलाल के माध्यम से मिलती है, तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। हर परिवार में कला का वातावरण बन चुका है। इसको मैं भ्रामक पराकाष्ठा का दौर कहता हूँ। एक भ्रमा शक्ति होती है, भ्रमा शक्ति एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से भी तेज होती है। ये भ्रमा शक्ति ऐसी होती है, हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन उसका कुछ ऐसा आभामंडल होता है कि जब निर्णय का समय आता है तो हम उसकी ओर पीछे चले जाते हैं। इसको भ्रमा शक्ति कहते हैं। ये भ्रमा शक्ति 2 4 10 लोगों तक की अगर केंद्रित हो तो ये भ्रमा शक्ति का प्रभाव कहा जाता है। लेकिन जब ये पूरे समुदाय पर प्रभावित कर दे, पूरे समुदाय को प्रभावित कर दे, तब इस दौर को भ्रामक पराकाष्ठा का दौर कहा जाता है। मैंने चूंकि 30 किताबें लिखा है और 3 किताबें शिक्षित वर्ग के युवाओं के लिए लिखा कि किस प्रकार से अपना भविष्य में संवार सकते हैं, जिसके कारण तमाम विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में मुझे आमंत्रित किया गया व्याख्यान देने के लिए। मैंने जब युवाओं से बात किया तो मुझे समझ में आया कि युवा अपनी समस्या का बखान नहीं कर पा रहे हैं। वे नहीं जानते बेरोजगारी क्यों है, वे नहीं जानते कि ये आउटसोर्सिंग प्रणाली कहाँ से कैसी आ गई, वे नहीं जानते कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने से क्या असर पड़ा है, वे नहीं जानते कि सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन का इतना बड़ा अंतर क्यों है, वे नहीं जानते कि कैसे 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे में कर दिया गया, कैसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम कर दिया गया। वे नहीं जानते कि जो कर्मचारियों के हिस्से से 29 श्रम कानूनों को बदल करके 4 श्रम संहिता में बदल देने से एक ही साल में 2020 में 48% बेरोजगारी बढ़ गई थी। इसके बारे में भी वे नहीं जानते। जब वो जानते नहीं, समस्या का मूल नहीं जानते, तो समाधान कैसे जानेंगे? जब समस्या जानेंगे तब ना समाधान की ओर जाएंगे हम लोग। तो मैंने उस पर व्यापक अध्ययन किया और व्यापक अध्ययन करने के बाद में रीवा का चुनाव किया। इस अभियान को शुरू करने के लिए 2 मई 2022 से अभियान शुरू हुआ 9 सूत्री मुद्दों को लेकर के, जिसमें हमने बात रखी सेवानिवृत्ति आयु हर हालत में 58 साल होनी चाहिए। 60, 62, 65, 70 करने से युवाओं को मौका नहीं मिलेगा। जब अधिक उम्र के बाद में रिटायर करते हैं तो उन्हीं का जमा पैसे से उनकी वेतन की व्यवस्था हो जाती है। सरकार उन पैसों को बचाने के लिए युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए हमारा पहला मुद्दा है हर हालात में 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु होनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन व्यवस्था हो। ये बात हवा में नहीं है। विश्व के तमाम देशों में सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, होते जा रही है। और हमारे भी संविधान में VGF का प्रावधान है, वायबिलिटी गैप फंड का प्रावधान है। मतलब एक वाइबल है क्या नहीं प्रोजेक्ट, जैसे स्कूल चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है तो फीस के माध्यम से वो कितनी स्कूल कैसे चला सकता है? क्या सरकारी वेतन के बराबर वेतन दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो उसका ऑडिट होगा और जो अंतर रहेगा, वेतन का जो अंतर पड़ेगा वो सरकार पूरा करेगी VGF के माध्यम से। इसलिए सरकारी वेतन के बराबर वेतन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को मिल सकती है। प्राइवेट स्कूलों के संचालकों से हमारा कोई बैर नहीं है, बल्कि हम तो उनको साथ ही देंगे, वहाँ कार्यरत शिक्षकों को समान वेतन कराएंगे।
तीसरी बात, ये जो आउटसोर्सिंग प्रणाली के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, मुझे पता है ये सीधी में पढ़े लिखे वर्ग का परसेंटेज कम नहीं है। हम बताना चाहते हैं 2003 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सुगमता की रैंकिंग प्रणाली बनाई, और वो रैंकिंग प्रणाली का मूल कॉन्सेप्ट अगर कोई था तो जिस देश में श्रम सस्ता होगा वहां बिजनेस के लिए सुगमता होगी, ये बात थी। सन 1951 में रतन लाल मालवीय जी कांग्रेस के श्रम उप मंत्री थे केंद्र के, और उन्होंने जिनेवा में भाषण देते हुए कहा था कि जिस देश में श्रम सस्ता होता है वो सबसे अधिक पिछड़ा होता है। यही बात जब ये 2003 में ये विश्व बैंक की रैंकिंग सिस्टम आई तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, क्योंकि वो विश्व बैंक के बड़े पदाधिकारी पहले रह चुके थे, उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग प्रणाली को हमें नहीं मानना है। उन्होंने नहीं माना, लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समानांतर एज ऑफ डूइंग इंडस्ट्री, मतलब बिजनेस की सुगमता के साथ साथ उद्योग युग की शुरुआत कहते हुए नया कॉन्सेप्ट लाया और आउटसोर्सिंग प्रणाली तय किया कि एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति होगी, रिक्रूटमेंट होगा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जाएगी। मतलब जो परमानेंट नौकरी करने वालों को जो वेतन मिलता है उसका 1/10। बड़े ठगी के शिकार बन गए युवा, दलालों के हवाले हो गए युवा। आज 70% पद सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग को दिए जा चुके हैं। क्या हमारे साथियों को ये पता है? आउटसोर्सिंग के बारे में पता है या नहीं है? मैं आवाज चाहता हूं आप लोगों की। पता है? बहुत ही बुरा हाल है, हर घर में कलह मच गया है इसके चलते। तो हम हर हालात में इस आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करके रहेंगे। बात आती है 2020 में कि 2020 में हम लोग कहते हैं ये कोरोना संक्रमण हुआ था। ये तो सबको याद है, पढ़े लिखे हो चाहे ना हो सबको याद है, कोरोना संक्रमण हुआ था। अरे भाई 2020 में 3 संक्रमण हुए थे, अकेला कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, एक राजनीतिक संक्रमण हुआ और होली के समय में सब रंग खेलते थे। हमारे विधायक मंडी में चले गए, रुपयों का खेल शुरू हो गया और उस संक्रमण का असर होते होते 20 मार्च 2020 को कांग्रेस के निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 20 मार्च 2020 को ही दूसरा संक्रमण जो कोरोना संक्रमण है उसके तहत 4 कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिले और 24 मार्च 2020 को सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश से पूरे देश में लॉकडाउन लगा। तब नरेंद्र मोदी जी ने सोचा अब ये समय आ गया है आपदा को सरकार के लिए अवसर में बदलने का, और उन्होंने उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा उद्योगपति बताइए क्या क्या सुविधा हम आपको दे सकते हैं। उन्होंने कहा BR अम्बेडकर ने 14 से 16 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी, उसको घटा के 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर दिया। इससे हम उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है, इसे आप 12 घंटे कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा कि बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी, तत्काल निर्णय ले लिया चलो 12 घंटे किए। अगर किसी कंपनी में 3 शिफ्ट है 1000 1000 1000 8 या 24 3 शिफ्ट थी और एक शिफ्ट खत्म हो गई, 12 घंटे की शिफ्ट हो गई, 2 शिफ्ट बेची तो 1000 कर्मचारी क्या हो गए? बाहर हो गए। 33% बेरोजगारी इस देश में, 33% बेरोजगारी एक अकेले निर्णय से बढ़ गई। 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिता बनाने, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बनाने और इंदिरा गांधी ने ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एक्ट 1971 लाई थी। बिना रिकॉग्नाइज यूनियन के सहमति के किसी कर्मचारी को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते, ये प्रावधान था, उसको भी उन्होंने हटा दिया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी ने जिस कंपनी में 300 कर्मचारी कार्यरत होते थे
उसको सरकार की अनुमति बिना लिए ही छटनी का अधिकार था, उसको कम करते हुए 100 कर्मचारियों पर केंद्रित कर दी थी कि 100 कर्मचारी है तो ठीक है आप छटनी कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने लेकिन जोड़ा, लेकिन आपको रिकॉग्नाइज यूनियन से सहमति लेनी पड़ेगी। इतना ठोस निर्णय था कि कर्मचारियों की छटनी नहीं हो पाती। ये 4 बड़े मुद्दे हैं। तो हम हर हालत में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करेंगे। रोजगार कार्यालय बंद हो गए हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। पुराने श्रम कानून जो श्रमिकों के हितार्थ थे, कर्मचारियों के हितार्थ थे, उसे पूर्ववत किया जाएगा। उसके बाद समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए, समानतामूलक शासन व्यवस्था के लिए, नई कृषि क्रांति लाने के लिए भी हमारे पास में 5 मुद्दे और ऐसे 9 मुद्दों को लेकर के हमारा सम्यक अभियान शुरू हुआ। अभियान को के जो मुद्दे थे, इसको कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लेने संबंधी कमलनाथ जी ने कहा था, लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन पार्टी बड़ी है, बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत जल्दी सहमति नहीं बन पाई, मुद्दे नहीं लिए जा सके। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद मुझको दिल्ली में बुलाया गया और कहा गया यदि आपके मुद्दों को हम सचमुच मैनिफेस्टो में ले लेते तो बड़ा परिवर्तन हो सकता था। आप अपने अभियान को निरंतर जारी रखें, कांग्रेस पार्टी का इस अभियान को समर्थन रहेगा। उसके बाद हम विराम नहीं लिए मित्रों, हमने विराम नहीं लिया। 7 फरवरी 2024 को, अभी चुनाव विधानसभा निपटने ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लोकसभा चुनाव आगे था, हमने महिला आरक्षण की संभावनाओं को देखा, बिल पारित हो चुका था। हमने गुरुदेव की पाठशाला, क्योंकि मेरे को गुरुदेव के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं, तो हमारे अनुयायियों ने बोला इसका नाम गुरुदेव की पाठशाला हो, क्योंकि 95-92 से ही मैं लगभग प्रशिक्षण देता रहा हूँ। तो मैंने उसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर के चुनाव लड़ने लायक बनाने के बारे में निर्णय लिया। गुरुदेव की पाठशाला शुरू हो गई, उसमें युवाओं को भी हमने प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसके बाद देश में भिन्न भिन्न जगह में जाके सम्यक अभियान के मुद्दों पर हमारे व्याख्यान होने लगे, चर्चा चालू हुई। इस बीच में 12 जुलाई, अब इंदिरा ज्योति अभियान पे आ रहा हूं मैं, 12 जुलाई 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पदस्थ संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी के हस्ताक्षर से एक राजपत्र असाधारण में अधिसूचना प्रकाशित हुई, बड़ी विवादित अधिसूचना प्रकाशित हुई। उसमें लिखा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दी थी, इसलिए प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। मैं जैसे ही मुंबई में था, मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस में था, वहां से निकला, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने मुझे पकड़ लिया, बोले कि साहब ये निर्णय हुआ, इस पर आपके क्या विचार है। मैंने बोला अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमने बोला अपना नंबर दिया, हम इसके बाद में आपसे बात करेंगे। जब मैं भोपाल लौट के आया, मैं बहुत चिंतित हो चुका, क्योंकि सम्यक अभियान की प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी है और मैं बचपन से ही इंदिरा जी के कार्य, विचार, क्रांतिकारी निर्णयों से बेहद प्रभावित रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत है, असंवैधानिक निर्णय है। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में हमने एक याचिका लगाया और तत्काल निर्णय लिया कि इस पर कुछ करना चाहिए। मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं से बात किया, सब ने कहा ये विषय बहुत जटिल है और इस विषय पर बोलने वाले नहीं हैं, इस विषय पर हम लोग ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। तब मैंने निर्णय लिया, 25 जुलाई 12 जुलाई को ये अधिसूचना प्रकाशित हुई थी। इस पर गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था ये जरा सोचिए तो सही। लिखा था कि हम प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, अंग्रेजी में सेलिब्रेट करेंगे। आप बताओ हत्या दिवस मनाते हैं क्या? कहीं हत्या दिवस मनाते हैं क्या? नहीं। महात्मा गांधी की हत्या हुई तो हम हत्या दिवस कहते हैं क्या पुण्यतिथि कहते हैं? पुण्यतिथि। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई तो हम पुण्यतिथि कहते हैं या हत्या दिवस कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये भारतीय संस्कृति है मित्रों। भारतीय संस्कृति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मुस्कुराते हुए फोटो के साथ में इनका ट्वीटर आया कि गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का कि हम प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। इसलिए हमने 25 जुलाई 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को बुक किया और मैंने सोचा कि अगर कोई नेता सामने नहीं आ रहे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।
जब मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था, पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते। मैंने बोला आपके पास रोकने का अधिकार नहीं है, मैं देश के चोटी के अखबारों का संपादक रह चुका हूं, ये मेरा घर है, अपनी बात मैं कहूंगा। हाँ, यदि मैं कुछ गलत कहता हूं, भारतीय दंड संहिता के तहत वो अपराध है, तो मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरी 1.25 घंटे की पत्रकार वार्ता हुई। शुरुआत में मैंने कहा कि सम्माननीय अमित शाह जी, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, किराए के मकान में रहता हूं, बुलडोजर कहां चलाओगे? मेरा अकाउंट अंतिम श्वास लेता रहता है, जांच किस बात की कराओगे? मुझे आपसे कोई डर नहीं लगता, इसलिए जो आपने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है उसके खिलाफ तार्किक बात रखने के लिए मैं इस प्रेस क्लब में आया हूं। साथियों, जब मैंने 1.25 घंटे की पत्रकार वार्ता हुई, सारी सरकार की एजेंसियां रिकॉर्ड कर रही थी कि ढूंढ ले कई बारीकी से ये भास्कर राव रुपए कुछ गलत बोल जाए और हम इनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे डाल दे। लेकिन पूरी पत्रकार वार्ता के समाप्त होने के बाद में देश के सारे बड़े मीडिया वाले थे। उसके बाद मैं सबसे सीनियर IPS ऑफिसर की ओर मुखातिब हुआ और मैंने कहा कि महोदय, अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर आप बैठिए हमारे साथ, हम कुछ बात करना चाहते हैं। बोला बिल्कुल कर सकते हैं। बोले कि हम आपको गिरफ्तार करने की स्थिति में नहीं हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने चीज़ों को बहुत तार्किक रूप से रखा है और आपके जैसे ही लोग अगर तार्किक रूप से रखेंगे, हम भी स्वयं इंदिरा जी के बारे में इतना नहीं जानते थे जितना आपने बताया और उस कानून के बारे में बताया, आपातकाल के बारे में बताया, हमें प्रसन्नता हुई। हम सरकारी तौर पर तो ये नहीं कह सकते प्रसन्नता हुई, लेकिन अंदर की प्रसन्नता को उजागर करने के लिए हम आपको अपनी ओर से एक कप कॉफी पिलाना चाहते हैं। उन्होंने कॉफी पिलाया। आए थे गिरफ्तार करने, बदले में कॉफी पिला के स्वागत कर दिया। उसके बाद जब मैं AICC से खूब संदेश आने लगे, AICC में गया, तमाम बड़े नेताओं ने स्वागत किया और कहा कि आप ये संविधान हत्या दिवस के खिलाफ देश के तमाम राज्यों की राजधानियों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए ताकि एक वातावरण बन जाए। मुंबई, लखनऊ, जयपुर, नागपुर सभी जगह में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लखनऊ में तो एक केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि अचानक मेरे रूम में घुस गए और बड़ी बड़ी बंदूक निकाल के बार बार बंदूक तरफ इशारा करते रहे कि आपने ये गलत कह दिया, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला आप ये बंदूक पर बार बार इशारा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये बंदूक पर इशारा करने से मैं डर जाऊंगा? मुझे बिल्कुल कतई डर नहीं है इस चीज से, क्योंकि आपके पास जो बंदूक है काफी कमजोर है, मेरे पास इससे सशक्त बंदूक है और वो बंदूक है ये। और इससे बड़ी बंदूक आपके पास में नहीं। साथियों, उसके बाद मेरे मन में एक बात आई। 1966 में एक घटना का बात उस संदर्भ में जाते जाते याद आ गया। 24 जनवरी 1966 को, माता बहनों को याद होना चाहिए, 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी। चंद सिर फिरे लोग बाहर नारे लगा रहे थे, मर्दों के देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चलेगी। ये नारे उस समय दिए थे। इसलिए हमने इस साल 24 जनवरी को भारतीय सशक्त महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया और भोपाल में भारतीय सशक्त महिला दिवस मनाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग मनाते हैं, मनाइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो घटना बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे भारत में भारतीय महिलाओं की गरिमा के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। और वो दिन है 24 जनवरी 1966 का। तो 24 जनवरी को हम भारतीय सशक्त दिवस, महिला दिवस मनाते रहेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। हम अब जिस विषय पे ले जाना चाहते थे वो ये है, 1966 में पचमढ़ी में युवक कांग्रेस का सम्मेलन था जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद थे। पंडित द्वारिका प्रसाद मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन कांग्रेस की नेत्री विजया राजे सिंधिया वहां मौजूद थी। हमारे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने कहा,
हम चाहते हैं इस प्रदेश का समुचित विकास हो, सम्यक विकास हो, लेकिन उस पर ये राजा महाराजा रोड़े अटका रहे हैं। इनको मिले विशेषाधिकार और प्रिवी वर्ष के तहत ये इतरा रहे हैं और हम जो करना चाहिए कर नहीं पा रहे हैं। इस पर आवेश में आ गई विजया राजे सिंधिया। उन्होंने कहा मैं इंदिरा गांधी को पद से हटा के रहूंगी, उनके चमचों को भी पद से हटा के रहूंगी। चमचों शब्द का उपयोग की थी, इतिहास में दर्ज है। और एक साल के बाद ही देश भर के 561 पूर्व रियासतों को उन्होंने एकजुट किया। पूंजीपतियों को जो बैंकों में, बीमा कंपनियों में, जिनका ये प्रमुख खनिजों में सब पूरा शेयर था, एकाधिकार था, उनको उन्होंने एकजुट कर दिया। और 1967 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी की सरकार को चंद लोगों को प्रलोभित करके उन्होंने गिरा दिया। और एक सामंत शाह के नेतृत्व में कांग्रेस की संयुक्त विधायक दल की एक सरकार उन्होंने 1967 में बना दिया। उन्हीं के पोते ने अपने दादी का अनुसरण करते हुए 2020 में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिरा दिया। तो मैंने कहा ये सिंधिया परिवार की परंपरा रही है, जिनने इंदिरा जी को बहुत परेशान किया है। तो मैं इंदिरा को माता के समान मानता हूं। इसलिए सिंधिया महल के सामने 19 नवंबर 2024 को इंदिरा जी की 107वीं जयंती को संकल्प दिवस समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। फुलबाग मैदान में कार्यक्रम हुआ। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी भी आए थे, क्योंकि उस समय तक शास्त्री जी और इंदिरा जी को लेकर दुष्प्रचार उस एरिया में हो रहा था, इसलिए हमने उनको बुलाया था। हमने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि वे अपने अपने मन मंदिर में शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की प्राण प्रतिष्ठा करे और ये महसूस करे कि इंदिरा माता हमारे बीच है। उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे का सफर तय करेंगे और सम्यक विकास नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और उसी दिन हमने 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। एक साल बाद 19 नवंबर 2025 तक, क्योंकि 108 की जयंती मना रहे थे, हमने 108 कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश में किए थे, तब तक मेरे मन में आई ये कैसा राम राज्य है। चहुओर भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, युवाओं को दलालों के हवाले कर दिया गया, किसान बेहद परेशान, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ये कैसा राम राज्य है। तब मेरे मन में बात आई कि भोपाल के नवाब के आमंत्रण पर नवाब के मन में ये बात आई थी कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी किस प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए नवाब ने महात्मा गांधी को बुलाया था। 3 दिवसीय प्रवास पर 11, 12, 13 सितंबर 1929 को महात्मा गांधी भोपाल आए थे। 11 सितंबर 1929 को भोपाल स्थित बेनजीर मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव मुक्त, दुख रहित सुगम न्याय प्रणाली से युक्त शासन व्यवस्था को राम राज्य कहते हैं। अवधपति श्री राम ने जिस राज्य की स्थापना की थी उसे आदर्श राज्य माना जाता है। इसलिए देश स्वतंत्र होगा तो वो राम राज्य स्थापित करेंगे। वहां उपस्थित चंद मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कहा कि क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राम और रहीम में मैं अंतर नहीं मानता, मैं तो सिर्फ दोनों को ईश्वर का रूप मानता हूं और उसे ईश्वर का राज मानता हूं जहां भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव न हो। और उन्होंने 40 मिनट के भाषण में जो राम राज्य की परिकल्पना पेश किया, वहां उपस्थित मुस्लिम समुदाय के सारे लोग उनके पीछे चलने लगे, नारा दिया, अंग्रेजों को भगाएंगे, राम राज्य लाएंगे। इसीलिए हमने 19 नवंबर 2025 को इंदिरा जी की 108वीं जयंती के अवसर पर, जब राष्ट्रीय नेता हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी आए थे, कांग्रेस के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे, बड़े नेता थे, उनके उपस्थिति में चले राम राज्य की ओर अभियान की शुरुआत किया। और हम आपको बताना चाहते हैं, चले राम राज्य की ओर अभियान के केंद्रीय समन्वयक हमने एक मुस्लिम नेता को बनाया, एडवोकेट सैयद साजिद अली को। उसमें एक सिख, एक ईसाई, एक जैन, एक बौद्ध, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी के सभी प्रतिनिधि बनाए गए और हमने चले राम राज्य की ओर अभियान, महात्मा गांधी की अवधारणा को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया। उसके बाद केंद्रीय नेताओं ने कहा इस अभियान को और अधिक गति प्रदान करने के लिए कुछ किया जाए। तो चूंकि साथियों 6 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ
असहयोग आंदोलन छिंदवाड़ा के चिटनीसगंज से शुरू किया था। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा दिन है, तो हमने 6 जनवरी 2026 से छिंदवाड़ा के चिटनीसगंज, जिसे अब गांधीगंज के नाम से जाना जाता है, वहीं से चले राम राज्य की ओर संकल्प यात्रा और इंदिरा ज्योति यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए शुरू किया। यह यात्रा प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से होते हुए आज आपके सीधी जिले में आई है और 5 जून को यात्रा के प्रथम दौर का समापन सागर में होना है। उसके बाद जिला स्तर पर यात्रा निकलेगी, फिर ग्राम पंचायत स्तर पर जाएगी। हर गांव में 5-5 सम्यक मित्र और क्रांति दूत बनाकर इंदिरा जी के विचारधारा, क्रांतिकारी निर्णय और महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा को हर घर हर द्वार तक पहुंचाया जाए। साथियों, एक बात बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सभी उपस्थित कांग्रेस के बंधु हैं। अब एक सवाल उठेगा, मीडिया वाले उठाएंगे, भाजपा वाले उठाएंगे, अचानक कांग्रेस को राम कैसे याद आ गए? तो हमारे कांग्रेस के लोग हाशिए पे चले जाएंगे, सोचने लग जाएंगे अब इसका क्या जवाब दें। हम बताना चाहते हैं, कांग्रेस को अचानक राम की याद नहीं आई। अरे महात्मा गांधी हमारे थे जिन्होंने राम राज्य की अवधारणा 1929 में रखी थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह समिति अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाई थी। उसकी अध्यक्ष खुद बनी थी, उसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कर्णसी थे। और विंध्यवासियों के लिए गर्व की बात है कि उसके उपाध्यक्ष और हिंदी भाषी राज्यों के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री विंध्य प्रदेश के पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। और उस इंदिरा जो चले रामचरितमानस चतुशताब्दी समारोह के तहत, समिति के तहत 1969 से प्रत्येक स्कूल में शनिवार के दिन बाल सभा होने लगी। वहाँ रामचरितमानस की चौपाई और दोहे की अंताक्षरी होती। उपस्थित शिक्षक रामादर्श के ऊपर में बच्चों को पढ़ाते थे और ये सबको याद होगा। और प्रत्येक गांव में मानस मंडली बनाई गई थी। एक दरी, 5 रामायण और वाद्य यंत्र दिए गए थे। प्रति वर्ष मानस मंडली को चलाने के लिए 72 रुपए, 72 रुपीज एक मानस मंडली को सरकार की ओर से दिए जाते थे। तीसरी बात, हर जिले में मानस भवन बनाने के लिए जमीन दी गई है और सरकार की ओर से पैसा दिया गया ताकि उस मानस भवन में मानस से संबंधित बात हो, राम राज्य की आदर्श स्वरूप के संबंध में बात हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा के संबंध में बात हो, जीवनादर्श की बात हो, शासनादर्श की बात हो। तो 1969 से लेकर 1974 तक पूरे विश्व में सर्वाधिक किताबें रामादर्श पर प्रकाशित हुई और ये देन श्रीमती इंदिरा गांधी की। ये हमें ध्यान रखना है। आपातकाल लागू करने की बात ये बार बार करते हैं, क्यों हुआ। अरे भाई, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रमुख खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया, राजा महाराजाओं के पृथ्वी पर शपथ किए। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को चुनौती दे करके उन्होंने धावा बोला था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और आरएसएस के गुरु गोलवलकर जो प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा की अवतार कहा था। बाद में उनकी बात को अटल बिहारी वाजपेयी ने मीडिया के सामने रखा। जब आरएसएस के प्रमुख ने दुर्गा की अवतार इंदिरा जी को कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा की अवतार कहा था, तो हमको दुर्गा की अवतार मानने में कोई दिक्कत है क्या? पोखरण में परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया था। गरीबी उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिए थे, उसको पूरे विश्व ने माना था। और अमेरिकी साजिश से इस देश में अस्थिरता लाने का प्रयास किया जाता था। उस पर विराम लगाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में 352 अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के तहत
मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकर बाकायदा उससे सिफारिश की राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लागू हुआ था। और जिस मिसा कानून की बात और DIR कानून की बात करते हैं वो 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लगाए गए थे, आपातकाल के समय नहीं लगाए गए थे। अधिकांश गिरफ्तारियां निवारक निरोध अधिनियम के तहत हुई थी, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक धाराएं नहीं थी। अर्थात मिसा बंदियों को जो पेंशन दी जा रही है, फर्जी तौर पे दी जा रही है, गलत दी जा रही है, इस पर रोक लगाने की भी आवश्यकता है। तो साथियों, हमें पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, हमें पता होना चाहिए कि इन भाजपाइयों को हम कैसे जवाब दें, हमें पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने राम राज्य की अवधारणा कैसी रखी, और हमें पता होना चाहिए कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक अवसरों से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये अभियान चल रहा है। अब मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर एक पेटी रखी गई होगी, हम आपको बताना चाहते हैं 2 मई 2022 से हमारा ये अभियान शुरू हुआ है। हमने कांग्रेस पार्टी से कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। मैं देश के चोटी के अखबारों में संपादक पद पे रह चुका था, 30 किताबें लिखा, जो संसाधन होते थे, जो मेरे कार्यकर्ता सहयोग कर देते थे, उससे ये अभियान निरंतर चलता रहा। अब आर्थिक दिक्कतें आने लगी, क्योंकि इस अभियान को 2028 में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने से पहले और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने से पहले विराम नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि जिससे जो क्षमता है, 100 रुपए दे सकते हो, 1000 रुपए दे सकते हो, 500 रुपए दे सकते हो, और भी कम दे सकते हो। तो इसमें एक स्कैनर भी लगा हुआ है, और एक ये मतलब दान पेटी जैसे उसमें हुआ है पैसा डालने का। जो आप लोग सहयोग कर देंगे निश्चित रूप से इस पुनीत कार्य में लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह भी करता हूं इसमें सहयोग प्रदान करें। और ये मेरे बोलने के बाद सभा समाप्त नहीं हुई, अधूरी है। जो सवाल आपके मन में होंगे वो सवाल आप लोग मुझसे कर सकते हैं, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस के, यहाँ के विधानसभा के प्रभारी हैं क्षेत्र के, और भी गणमान्य बंधु हैं, हमारे सम्माननीय विनोद शर्मा जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं। ये सब लोग अपने अपने, और भी कई वरिष्ठ जन हैं, ये अपने अपने विचार रखेंगे। या हमारे अभियान से आप सहमत हैं या नहीं हैं, अभियान को कैसे चलाना चाहिए, इसमें क्या और परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है, सबके सजेशन का मैं स्वागत करूंगा। और आप लोगों के बीच उठते सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं मौजूद हूँ। धन्यवाद। लेकिन मेरे साथ एक नारा जरूर लगा लीजिए, कुछ नारे लगा लीजिए, तब मजा आएगा, थोड़ी सी ऊर्जा आएगी। अभी मैं इंदिरा जी और महात्मा गांधी का नाम लूंगा तो आप जय बोलिएगा, उसके बाद और क्या बोलना है तो बताऊंगा। शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। अब मैं बोलूंगा, लुटेरों को हटाएं।